नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान में हम ऐसी घटनाओं से आपको परिचित कराते हैं या ऐसे समाचारों की हम बात करते हैं हमारी ब्रह्मनाद चैनल में कि उसके पीछे कोई विचार रहा होता है और उस विचार की गहनता में सामान्यतः सुनने वाले नहीं जाते हैं, तो इस विचार को बार बार दोहराना पड़ता है ताकि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए और उसके अंदर जो निहितार्थ है, उसके अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है, वहां तक हम पहुंच सके। हमारी कोशिश यही रही है। दोस्तों, गुजराती के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे धूमकेतु जी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी उक्ति कही थी। उन्होंने कहा था कि जब गिरता है तो सब कुछ गिरता है, यानी कि जब पतन होता है तब वो सर्वतोमुखी पतन होता है, शतमुखी विनिपात जिसको कहते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया और हम सब एक ऐसी अंधेरी गलियों की तरफ निकल पड़े हैं जहां आगे अंधेरा है। वही घटनाएं बनती जा रही है और वह हमें आगाह करती रहती है। दोस्तों, अगर पूरे विश्व का मूल्यांकन हम थोड़ी सी क्षणों में करें तो दुनिया की बहुत शक्तिशाली डेमोक्रेसी जो अमेरिका की है, वो भी द्विधा में खड़ी है। उसके सामने कई चैलेंजेस हैं, अर्थव्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के और विश्व की सामरिक शक्ति की हैसियत से उनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं। यूरोप में युद्ध चल रहे हैं। चीन अपनी तानाशाही के कारण भी पतन के मार्ग पर है। तानाशाही है, फिर भी समाज आगे नहीं बढ़ता, आर्थिक व्यवस्था लुढ़क जाती है। ऐसी स्थिति है। दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के इस दौर पर दो राह पे हम खड़े हैं। लेकिन भारत का इतना सौभाग्य है कि हमें जो नेतृत्व मिला है वो दूरंदर्शी है और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। दोस्तों, ऐसे समय में ऐसी नेतृत्व होता है, वही देश को पार ले जा सकता है। हम भारत में अंधे युग की बात करें तो 14 विपक्षों की अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाई थी, गुहार लगाई थी, बहुत चर्चित रही, अभी भी चर्चित ही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस गुहार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप ईडी और सीबीआई को एक गाइडलाइन देने के लिए हमारे पास आए हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि ईडी और सीबीआई के पास जो अधिकार है और उसका जो कार्यक्षेत्र है, उस कार्यक्षेत्र में रहकर वो जो काम कर रही है उसके सामने सब समान है। चाहे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे हो तो वो उनकी भी तपास कर सकती है और चाहे आम नागरिक हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। आपको कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिए जा सकते। अतः या तो आप अपनी एप्लीकेशंस वापस लीजिए या हम रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब इसमें वो 14 विपक्षों ने जो साथ मिलकर
एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट को कि आप मार्गदर्शक सिद्धांत तय कीजिए। शब्द तो बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए थे, मार्गदर्शक सिद्धांत, लेकिन असल में उसका अर्थ निकलता था ईडी और सीबीआई को आप हुक्म दीजिए कि वो हम पर ऐसी इंक्वायरी न करें। लेकिन वहाँ भी सुग्न जजिस बैठे हुए हैं, बहुत ही विचारशील है, बहुत विवेकशील है और कानून के बहुत बड़े अभ्यासु हैं। वो उनके अंदर छुपे हुए निहितार्थ को समझ गए और उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को वापस ले या खारिज करने की बात कह दी। दोस्तों, अब ये घटना तो इतनी ही है, लेकिन अंदर उसके पीछे और उसके अंदर जो एक विचार समाया हुआ है वो ये है कि इस देश में जो भ्रष्ट राजकीय कल्चर जो उभरा, जिनके कारण अलगाववाद को बढ़ावा मिला, जात पात को बढ़ावा मिला, तुष्टीकरण को बढ़ावा मिला और वो नेतृत्व परिवारवाद में रहे, उस विचार का भी केंद्र हो गया। उसका कारण यही था कि वो जो पार्टियां बनाकर या जो कुछ अधिकारों की मांग लेकर, चाहे प्रदेश के अधिकार हो, चाहे कोई समाज के अधिकार हो, चाहे कोई जाति के अधिकार हो, उसकी मांग लेकर जो पार्टियां बनी वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। भाई भतीजावाद बढ़ा, परिवारवाद बढ़ा और जब उसको राजकीय नेतृत्व मिला या सत्ता मिली किसी राज्य में तो उन्होंने भरपूर लूटपाट की। देखिए, आज बिहार की जनता वहीं ठेर की ठेर है, लेकिन उसके नेतृत्व करने वालों के दिल्ली में कोठियां हो गई और वो भी करोड़ों की कोठियां हो गई। जॉब के नाम पर जमीनें छीन ली गई। समाजवादी लाल टोपी पहनकर ऐसे लोगों को उकसाने का काम किया जिनके कारण सारे यूपी में एक अपराधवाद बढ़ा। बिल्कुल छूट मिल गई थी अपराधियों को। अतीक अहमद जैसे पात्र सामने आए और उससे समाज का क्या भला हुआ। इसीलिए योगी जी का बुलडोजर जो है वो एक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। बुलडोजर यानी एक ऐसा एक्शन जिससे ये जो डॉनवाद था उसका निर्मूलन किया जाए। दोस्तों, ये सारे विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही विचार जो हैं भारत की अब तक की प्रगति के, भारत की अब तक के विकास के और भारत की अभी तक एकात्मकता के विरोधी रहे हैं। क्योंकि ये भारत, सारे भारत को पिछड़ेपन में रखना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी सत्ता ही बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये 14 पार्टियों की हार 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह हो गई। अब वो 2024 में तो और भी मुंह की खाएंगे। हो सकता है उनके बीच में कोई अब डायरेक्ट इलेक्शंस की कोई आपसी समझ हो भी न सके, क्योंकि हर एक जो पार्टी है जो अपने प्रदेश में अपना झंडा ऊंचा रखना चाहती है वो किसी और पार्टी को अपने प्रदेश में आने नहीं देगी। उसको देश हित का ख्याल ही नहीं है, उसको प्रदेश का भी ख्याल नहीं है, उसको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए और अपनी सत्ता भी अपने परिवारवाद के लिए। उसके लिए तुष्टीकरण करना चाहिए, उसके लिए अपराधीकरण करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए वो करेगी, लेकिन सत्ता हाथ में रहनी चाहिए। दोस्तों, ये पार्टियां और भी चौंक गई जब हमारे प्रधानमंत्री श्री ने भ्रष्टाचार पर और प्रतिबद्धता व्यक्त की
भ्रष्टाचार को नाबूद ही करना है। 2 जगहों पर अभी उन्होंने जो अपने भाषण दिए उसमें उन्होंने बात की। एक तो सीबीआई की जो कॉन्फ्रेंस ऑफिसरों की थी उनमें उन्होंने बात की, और दूसरी भाजपा के स्थापना दिन पर बात की। वो दोनों बातें इतनी तीखी थी और साफ थी कि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों, उसके नेतृत्व को, सबको उससे एक चिमकी मिल गई कि याद रखिए, अब आप आगे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, या आपने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी इंक्वायरी से आप बच नहीं पाते, किसी भी तरह से आप बच नहीं पाएंगे। सीबीआई के ऑफिसरों के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रतिबद्धता व्यक्त की, और दूसरी भाजपा के स्थापना दिन पर कार्यकरों के साथ उन्होंने जो बातें की, उससे राष्ट्र की आम जनता में बहुत खुश हो गई राष्ट्र की जनता, और ऐसे लोग जो इस राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। आइए देखिए प्रधानमंत्री जी ने दोनों जगह क्या क्या बात कही। एक छोटा सा वीडियो। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है, और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है। देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं कि ये भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चली, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चली, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए,
प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वजह से सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। मैक्सिमम कंट्रोल, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या फिर देश में, मैक्सिमम डैमेज करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में काम लिया है। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जब से 2014 से शासन संभाला है, तब से उसके विचारों में भारतीयता छलकती रहती है। भारत को संगठित करने, भारत को आगे बढ़ाने और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में हो, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमें पूरी आशा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो विपक्ष और विपक्ष का नेतृत्व जो भी उसमें भ्रष्ट पाया जाएगा, वहाँ कदम उठाने से हमारे प्रधानमंत्री जी कभी पीछे हट नहीं करेंगे। ये भारत की जनता को उसका सबसे बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से स्वराज के लिए, सुराज के लिए, सुशासन के लिए
हम बहुत सपने देखते रहते हैं और वो सपने शायद अब साकार हो, ऐसा हमें प्रतीति होती है प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता से। दोस्तों, इधर ज्योतिरादित्य जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने हाल ही में राहुल जी के विरुद्ध जो सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई, उसकी बातों में अपना सुर मिलाते हुए कहा कि राहुल जी कानूनी लड़ाई को अपनी लोकतंत्र की लड़ाई में खपा रहे हैं। ये राष्ट्र को दिग्भ्रमित करने वाली एक बात है। राहुल जी सिर्फ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो कोर्ट में सॉरी कह देते, माफ़ी मांग लेते, तो कोर्ट वहीं पर केस ख़त्म कर देगी। लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैं सावरकर नहीं, गांधी हूँ, और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। तो ऐसे लीडर जो अपने पर्सनल जो हैं चीज़ें हैं उसको भारत के लोकतंत्र के साथ जोड़ते हैं, उनकी दृष्टि की संकीर्णता को हमें समझना चाहिए, उसमें रहे हुए अहंकार को हमें समझना चाहिए और उस हिसाब से हमें अपने निर्णय करने चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा क्या है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। किस तरह से वो देश की हर बातों का विरोध कर रहे हैं, कौन सा कल्चर वो देश में लाना चाहते हैं, कौन सा भारत वो नया बनाना चाहते हैं। वो कांग्रेस के पास कोई सूझ नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस रोज तिनके तिनके की तरह बिखर रही है। अभी हाल ही में केरला में ए.के. एंटनी जी का लड़का ए.के. एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं, उसका बेटा बीजेपी में शामिल हो गया। इस तरह देश के हर विभाग में कांग्रेस को पीछे हट सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर कांग्रेस कुछ नया सोचे, कुछ नया आदर्शवाद लाए, कुछ अपने में परिवर्तन लाए और भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरणवादी नीतियों को छोड़े, तो भारत में आज भी अच्छे विपक्ष की ज़रूरियात सब लोग देख रहे हैं और वो कांग्रेस फुलफिल कर सकती है, लेकिन उसके चरित्र में बदलाव हो तभी ये हो सकता है। दोस्तों, ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जब तक कांग्रेस परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती तब तक उसमें कभी नयापन आ नहीं सकता और तब तक वो विदेशी टूल्स पर काम करने का मौका देखती रहेगी। विदेशों में उनके जो संगठनकर्ता बैठे हैं या ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको विचार देते हैं या ऐसे लोग जो बैठे हैं जिनको भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, उसमें उनको कुछ अपना हित दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस खेल रही है सिर्फ ये परिवार की महत्वाकांक्षा के लिए। दोस्तों, अब देखते हैं नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उभरना किस तरह से शुरू हो चुका है। हाल ही में हमारी सरकार ने NCERT के अभ्यासक्रम में बदलाव किए, जिनकी काफ़ी आलोचना वामपंथियों ने की, प्रोग्रेसिव लोगों ने की और ऐसे लोगों ने भी की कि जिनका ताल्लुक भारत की संस्कृति से दूर दूर तक नहीं है।
दोस्तों, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारे अभ्यासक्रम में से मुगल और अंग्रेज जो बाहरी शासक थे उनके चैप्टर और उनकी गौरव गाथा हटाई गई तो उनमें अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को और हमारी शिक्षा में हमारी अपनी संस्कृति झलकनी चाहिए और हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का ही ज्ञान होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बहुत बड़े हो गए उन लोगों का कोई स्थान इस अभ्यासक्रम में रखा नहीं गया था, लेकिन मुगलों और अंग्रेज़ों के गुण गाए गए थे। दोस्तों, उनमें से हमें मुक्ति मिली, ये बहुत अच्छी बात है। भारत को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में डाला गया था। गुलामी के दिनों को हमने इस तरह से संजो कर रखना नहीं चाहिए। हमें आत्मगौरव में और आत्मसम्मान में फिर से वापस लौटना है, तो हमें अपनी संस्कृति में रहे अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए और उसका ही अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा दरमियान राहुल जी के साथ रही तथाकथित वामपंथी स्वरा भास्कर को ये बात अच्छी नहीं लगी और नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो भारत को नहीं चाहता है उसको ये बात क्यों अच्छी लगेगी। भारत की संस्कृति को जो नहीं चाहता है उसको ये बात क्यों अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसे ही इतिहासकार इरफान हबीब, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन दोनों को क्या आपत्तियां थी, उनका भी हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। देखें वीडियो। एनसीईआरटी की किताब से मुगल शासकों का चैप्टर हटा, स्वरा भास्कर का फूटा गुस्सा, किसके लिए इस्तेमाल किया जाहिल शब्द। अपने बेबाक और कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर हमेशा विवादों में रहती हैं। स्वरा भास्कर एक बार फिर से सुर्खियों में आई हैं। इस बार उन्होंने अपने बयान में जाहिल शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने ये जाहिल शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए हैं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने एक मुद्दे पर अपनी राय रखी। वो मुद्दा क्या है वो भी बताएंगे। पहले उनके बयान को जान लेते हैं। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस देश में अंतहीन जहालत है। जाहिलों को वोट दो, हर संस्था को जाहिल बनाओ, जाहिलों को पैदा करो। यह एक अंतहीन चक्र है। दरअसल ये मुद्दा मुगलों के चैप्टर को लेकर है, जिसे एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों से मुगल के चैप्टर हटा दिए गए हैं, यानी अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी ने 2023-24 में इतिहास के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत मुगलों का इतिहास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जारी किए गए नए सिलेबस में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल दरबार और उनके इतिहास से जुड़े सभी चैप्टर्स हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, 12वीं के सिविक्स के बुक को भी अपडेट किया गया है, जिसके तहत यूएस हिजमेनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। साथ ही राजनीति के किताब से जन आंदोलन का उदय के साथ एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर को भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। हालांकि नए सिलेबस में ये सारे कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन मुगलों के चैप्टर को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट के जरिए तो अपना गुस्सा जाहिर किया ही, फिल्म मेकर विनोद कापड़ी भी इसके विरोध में खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने तो इतना तक कह डाला कि फिर मुगलों की बनाई सारी इमारतें भी ढहा देनी चाहिए। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, भारत के इतिहास से 331 साल, पूरे 331 साल अब इसलिए नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि मौजूदा सरकार अब अपनी नफरत को खुलेआम जाहिर करना चाहती है। फिर तो मुगल काल में बनी सारी इमारतों को भी नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। शुरुआत ताजमहल और लाल किले से की जाए, दुनिया भी देखे भारत के तालिबानी। यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस को अपडेट कर
कुछ चैप्टर्स को अपडेट किया है, लेकिन स्वरा भास्कर और विनोद कापरी का विरोध केवल मुगलों के चैप्टर्स को लेकर ही क्यों है, ये एक अहम सवाल है। साथ ही स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में जाहिल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है, ये सवाल भी काफी मायने रखता है। इरफान सर, ये यहाँ पर अब एनसीईआरटी की किताबों को ऑल्टर किया जा रहा है और जिस तरीके से मुगलों के कोर्ट के बारे में या फिर महात्मा गांधी की ऊपर जब हत्या की गई थी, जब उनकी, उसके बाद क्या हुआ था, ये सब चीज़ें निकाली जा रही हैं, एडिट की जा रही हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मुगल्स के ऊपर बहुत फोकस हुआ है, कोल्ड वॉर को भी निकाला गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर और देश की पूरी हिस्ट्री पर? देश की हिस्ट्री पर तो खैर इम्पैक्ट पड़ता ही है, मुझे उससे तो उतना दुख नहीं है। दुख तो है ही, दुख है उस जनरेशन का जो ये सब पढ़ के स्कूल से निकलेगी, उसको बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे इतिहास की, उसका पता ही नहीं होगा। अब बच्चों को ये मालूम ना हो कि भाई गांधी की हत्या क्यों हुई, किसने की, उसके बाद इम्पैक्ट देश में क्या हुआ, किसको जिम्मेदार ठहराया गया, ये सब चीज़ तो जानने का अधिकार है। ये तो हमारे इतिहास का हिस्सा है, आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो इतिहास में तो रहेगा। इसीलिए इसी तरह से कोल्ड वॉर का ठीक है, कोल्ड वॉर एक हमारे एक इतिहास का एक पीरियड है जिसमें कोल्ड वॉर का महत्व रहा है। लेकिन चलिए उसको आप ना भी पढ़ाएं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे लोकल इतिहास पर। लेकिन ये बाकी चीज़ें तो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, रोज़मर्रा की हमारी जो डिस्कशन है उससे जुड़े हैं। गांधी हमारे रोज़मर्रा की सोच का हिस्सा है? अब उनकी हत्या कैसे हुई आपको यही ना पढ़ाया जाए तो ये तो मतलब ये तो किस तरह का इतिहास है भाई? या मुगलों के बारे में ना पढ़ाया जाए? अरे मुगल तो आप ना पढ़ाएं वो तो हमारे इतिहास का हिस्सा रहेंगे ना कोई भी। लेकिन सर, सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों को कहना है कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो गया था और इसलिए हम सिलेबस कम करने के चक्कर में हमने ये सब हटा दिया। ये एफर्ट तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन उसमें कहीं कुछ सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए। हटाने में भी आपको ये देखना चाहिए कि क्या हटा रहे हो ना। डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री नहीं आप पढ़ा सकते ना। आप इतिहास को इस तरह से एडिट कीजिए कि उसमें जर्क्स ना हो। एडिटिंग में होता है ना कि एडिटिंग में अगर आप एडिटिंग करते हैं उसमें अगर झटके लगते हैं कहीं का कहीं पहुंच जाता है तो वो अच्छी एडिटिंग नहीं है। उसी तरह से आप अगर कम भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कम करें कि उसमें ये ऐसा महसूस ना हो कि आपने कुछ चीज़ मिस कर दी ना। कम ज़रूर कीजिए बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन आप गायब ही कर दें और इस तरह से गायब करें कि उसमें बच्चों को ये पता ना हो कि कभी अकबर नाम का भी कोई था, उसने क्या किया था। अरे भाई, आपको लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से डायनेस्टीज थी। और मैं तो साफ ये बात कहता हूँ आपको, पहली बात तो इतिहास को पढ़ाने में आप विज्ञान पढ़ाइए ना, विज्ञान का इतिहास कोई नहीं पढ़ाता। संस्कृति का इतिहास पढ़ाएं, एक संस्कृति का नहीं, सब संस्कृतियों का, कि हम मल्टीकल्चरल हम डाइवर्स कंट्री हैं, तो सबको पढ़ाइए। म्यूजिक पढ़ाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए। तो घटाने के बजाय आप कम से कम ये चीज़ें ऐड करें उसमें। क्योंकि इन मुगलों के कोर्ट में ये भी सब होता था, पेंटिंग भी होती थी, उसमें साइंस भी होती थी, उसमें म्यूजिक के उस्ताद थे बड़े लोग। रेवेन्यू पॉलिसी में टोडरमल को पढ़ाइए, तो अब निकालने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह ये जो घटनाएं बनी, उन घटनाओं के पीछे जो विचार जो राष्ट्र से संबंधित थे, जो हमारी संस्कृति के संबंधित थे और जो हमारे भविष्य के साथ संबंधित थे और है, उसके संदर्भ में हमने आज चर्चा की। आपसे हमारा निवेदन है कि आप राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित हमारी समाचार विचार पत्रिका ब्रह्मनाथ को सपोर्ट कीजिए। हमारा ये व्यावसायिक प्रयत्न नहीं है, ये हमारा मिशन है कि जहाँ तक हो सके हम राष्ट्र को जगाने की कोशिश करें। इसलिए हम घटना के पीछे जो विचार रहा है या विचार के अंदर जो हमारा राष्ट्र रहा है और राष्ट्र के अंदर जो हमारी संस्कृति रही है, उसकी बात हम आपसे कहा करेंगे।
और उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग भी हमारे साथ रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करें, लाइक करें। जो भी आपको अच्छा लगे वो राष्ट्र की एक सेवा हुई। दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारे एक दोस्त है डॉक्टर अमजद, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक छोटा सा वीडियो भेजा है, वो भी आपको दिखाएंगे। आप वो देखें और हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रीजन की अगर कोई बड़ी खबर हो उससे आपको जानकारी देते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो कश्मीर है। इससे पहले कि हम कश्मीर की जानिब बढ़ें और खबरों को डिस्कस करें और आपके साथ उनको शेयर करें, पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुजाहरे आटे की किल्लत के खिलाफ हो रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ हो रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें जैसे सड़कों के टूटने के खिलाफ हो रहे हैं, हेल्थ सिस्टम के जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ हो रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कराची में भी प्रोटेस्ट होते हैं, सिंधी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन और बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवादर में और कुछ जगहों पर। लेकिन अब एक नई तरह के प्रोटेस्ट पाकिस्तान में शुरू हुए और ये प्रोटेस्ट हैं माइनॉरिटीज के प्रोटेस्ट, यानी हिंदू माइनॉरिटीज ने अब पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रोटेस्ट निकालने शुरू किए हैं धर्म परिवर्तन जो जबरी किया जाता है उसके खिलाफ, और जो टारगेट किलिंग हो रही है माइनॉरिटीज की, जैसे क्रिश्चियन और हिंदू लोगों की पेशावर से लेके सिंध तक जो टारगेट किलिंग है उसके खिलाफ, जबरी मजहब तब्दील करने के खिलाफ सड़कों के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जैसा मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि पाकिस्तान में या POJK में या POGB में फॉर दैट मैटर, जब भी इनकलाब आएगा तो वो इनकलाब उस वक्त आएगा जब यहाँ की औरतें सड़कों पर निकलेंगी, जब यहाँ की पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसकी जो बागडोर है वो औरतें अपने हाथ में लेंगी। और अब हम देख रहे हैं कि एक नई तरह का रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ, और ये रेजिस्टेंस आप देखिए इस वीडियो में। दहशतगर्दी